हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा टेक्निकल भी है, काफ़ी यहाँ पर समझने वाला है। दोस्तों इसमें जो आपको लिखा हुआ मैटर मिलेगा वो काफ़ी कम होता है, लेकिन यहाँ पर समझने की बातें बहुत सारी है। जैसे हम बात करें भारतीय संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, जब तक हम उसको नहीं समझ पाते तब तक हम संविधान को भी नहीं समझ पाते। और असल के अंदर प्रस्तावना ही क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। जो विशेषताओं का अध्ययन करते हैं हम, वो सारी की सारी आपको प्रस्तावना में देखने को मिल सकती है और काफ़ी कुछ बातें इसमें ऐड भी होती हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका रीट एसएसटी का है और यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। छठे लेक्चर पर अपने पहुंच चुके हैं। इससे पहले देखिएगा दोस्तों, हम जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ये जो 3 जो नए टॉपिक थे और साथ ही साथ भारतीय संविधान का निर्माण, ये टॉपिक अपने देख चुके हैं। ये वो टॉपिक हैं जो हमारे रीट एसएसटी के सिलेबस में नए जोड़े गए हैं। दोस्तों, पिछला सिलेबस अपना कंप्लीट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सारी जो वीडियोज है देख करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिर से आपको समझा दूं कि ये जो आपकी पीडीएफ है वो सारी की सारी पीडीएफ आपको अतुल्य आरएस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लें, आपको नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और पीडीएफ और जो भी क्लासेस होती है उनकी सूचना भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो उसको देखिए दोस्तों, ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपके लिए सारी सुविधाएँ रहें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारतीय संविधान की विशेषताएँ हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता के विषय में, तो दोस्तों वो है हमारी कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा या हम कहें सबसे ज़्यादा विस्तृत संविधान जो है वो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहें तो वो भारत का संविधान है। और ये सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। दोस्तों, ये एक अलग विशेषता भी है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है और सबसे विस्तृत संविधान भी है, लिखित संविधान भी है। अब हम बात करें कि इतना बड़ा होने का इसका कारण क्या रह गया। दोस्तों, इतनी इसकी विशालता का जो मुख्य कारण है कि इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें हैं, यानी केंद्र सरकार के जो कार्य हैं और राज्य सरकार की जो नियमावली है, वो दोनों की शक्तियों का गठन और वर्णन जो है वो इसके अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, तो इसलिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोस्तों, फिर से समझा दूं क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए केंद्र की शक्तियों का भी वर्णन है और प्रांत की जो शक्तियां हैं उनका गठन है, उन सरकारों का गठन किस प्रकार से होगा, वो सारा वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। तो इसी कारण ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इसकी विशालता को आप देख सकते हैं इस अनुसार कि 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान की अगर अपनी बात करें तो 395 अनुच्छेद थे, 8 उसमें अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। दोस्तों, तो कितना बड़ा संविधान हम देख सकते हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। दोस्तों, हालांकि उसमें संशोधन हुआ और फिर 3 जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची और जोड़ दी गई। 4 अनुसूची और जोड़ने के बाद में अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी हैं। दोस्तों, और अगर हम इसमें संशोधनों की बात करें तो बहुत सारे संशोधन हो गए। हालांकि मूल रूप में संशोधन करने के बाद में भी अनुच्छेदों की संख्या तो 395 ही है, वैसे बढ़ गई है क्योंकि वो कैक है इस हिसाब से जोड़े गए हैं। दोस्तों, लेकिन है कितने, 395। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि विशालता कितनी है, कितना बड़ा हो सकता है। अब हम ये 395 कम है या ज़्यादा है। दोस्तों, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है तुलना के ऊपर। अगर हम तुलना करें दोस्तों अमेरिका के संविधान से, यूएसए का, अमेरिका का जो संविधान है उसमें देखिएगा विश्व का सबसे छोटा संविधान है, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, 7 ही अनुच्छेद है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 7 के अनुसार तो 395 बहुत ज़्यादा है ना। दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की अगर बात करें तो वो अमेरिका का संविधान, उसमें केवल 7 ही हैं। अगर हम बात करें कनाडा के संविधान की तो कनाडा के संविधान में कितने हैं, 147 हो गए। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है 128। अफ्रीका के संविधान की बात करें, अफ्रीका की, तो उसमें 253 रह गए। दोस्तों, तो यहाँ हम देख सकते हैं अफ्रीका में 253, ऑस्ट्रेलिया में 128, कनाडा में 147 और यूएसए में तो मात्र 7 ही हैं।
तो इसके हिसाब से तो देखिए 395 बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स जो थे, इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है दोस्तों। ये नाम याद रखिएगा, जेनिंग्स का नाम आता है। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। और क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का जो सरकारों का गठन और कार्य शक्तियां दी गई हैं दोस्तों। फिर से आपको मैं एक बार ये और रिपीट कर देता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपका समझने का टॉपिक है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ तो बहुत ही साधारण सा लगेगा, लेकिन बहुत गहराई की बातें हैं और थोड़ी टेक्निकल ही है, तो इसलिए आप उसको आराम आराम से समझने की कोशिश करिएगा। कोई जल्दीबाजी अपने को आज यहाँ पर नहीं करनी है। भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये बात अभी अपने कर चुके हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़े तो हमारी दूसरी जो विशेषता आती है वो है लिखित संविधान की। तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान है दोस्तों। तो संविधान क्या लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल। कोई भी संविधान है वो दोनों तरह का हो सकता है। वो लिखित भी हो सकता है और दोस्तों वो कैसा हो सकता है? वो अलिखित भी हो सकता है। भारतीय संविधान कौन सा है दोस्तों? भारतीय संविधान लिखित संविधान है। हालांकि इसमें परंपराओं और प्रथाओं का भी उल्लेख है, लेकिन वे परंपराएं या प्रथाएं जो संवैधानिक उपबंध के अनुकूल है, केवल उन्हीं की। अगर हम बात करें दोस्तों ब्रिटेन के संविधान की, तो हमें थोड़ा सा अंतर महसूस होगा। ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं और प्रथा पर ही आधारित है, वो परंपराओं पर आधारित है और इसलिए ये एक अलिखित संविधान भी है। जैसे ही हम ये पढ़ते हैं ना कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है तो कोई अलिखित भी होता है क्या? बिल्कुल है ना। ब्रिटेन का जो संविधान है, कितना बड़ी कंट्री जो है रह चुकी है, लेकिन भारत का संविधान तो है देखिए लिखित, और जो अपना ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अगर हम बात करें विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो यूएसए का जो संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान आता है दोस्तों। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। परंपराओं और प्रथाओं का भी स्थान है, लेकिन संवैधानिक उपबंध के अनुरूप है तो ही उनको स्थान दिया जाता है। अलिखित ब्रिटेन का है और यूएसए जो है पहला लिखित संविधान आता है। फिर हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की, वो आती है हमारी उद्देशिका की विशिष्ट शब्दावली। दोस्तों प्रस्तावना पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना पर एक आपको पूरा वीडियो रीट में बना के दिया हुआ है पहले से ही। रीट की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उद्देशिका जो हमारी है, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, उसके अंदर देखिएगा भारत को क्या कहा गया है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है दोस्तों। और ये जो सारे शब्द हैं वो आपको भारत की प्रस्तावना में ही मिलते हैं दोस्तों। वो प्रस्तावना में मैंने पूरा डिटेल से बताया भी हुआ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी खुद का ही यहाँ पर शासन होता है। इन सब की व्याख्या जो है हमने वहां पर बड़े अच्छे से की हुई है, तो यहाँ पर अपने उसके विषय में बात नहीं करेंगे, वरना चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हम बात कर लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली के विषय में। तो भारत में देखिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है शासन के लिए? देखो क्या शासन प्रणाली है, कौन सी शासन प्रणाली है दोस्तों? यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई गई है, यानी संसद के द्वारा शासन चलाया जाएगा। तो भारत में कौन सी अपनाई गई है दोस्तों? इंग्लैंड के समान ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है दोस्तों। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि देखिएगा जो भी हमारा संघात्मक शासन होता है दोस्तों, जो भी हमारा संघात्मक शासन होता है, तो संघात्मक शासन के अंदर दो प्रकार की जो है शासन प्रणाली स्थापित हो सकती है। एक तो हो सकती है दोस्तों अध्यक्षात्मक और दूसरी हो सकती है संसदीय। अब दोनों में फर्क क्या होता है? अगर अध्यक्षात्मक की अपनी बात करें तो इसमें देखिए जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके हाथ में होती है, उसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्ति है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। तो अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। और इसका जो चुनाव होगा वो सीधा जनता के द्वारा किया जाता है और ये कुछ एक नियत अवधि के लिए कार्य करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं दोस्तों अमेरिका के अंदर अभी देखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव
हुए थे, इतना आपने अखबार वगैरह पढ़ा होगा, कोई सूचना आपके पास में पहुंची भी होगी। अब संसदीय की बात करें तो यहाँ जो कार्यपालिका है, यहाँ पर कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है दोस्तों, वो कौन होगा? यहाँ पर जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा वो होगा मंत्रिपरिषद। वो कौन होगा दोस्तों? मंत्रिपरिषद होती है। और जो राष्ट्रपति है वो केवल कौन सा होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। और इसका मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो है वो किसमें होती हैं? इसी में निहित होती हैं दोस्तों। और ये जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के द्वारा इसका चुनाव होता है दोस्तों। अब हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली को सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था दोस्तों? इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इस बात को समझ लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली विश्व में सबसे पहले अगर हम कहें कहाँ विकसित की गई थी तो इंग्लैंड में की गई थी। और भारत में भी इंग्लैंड के समान ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इंग्लैंड के समान ही भारत में जो राष्ट्रपति है वो कैसा होगा? वो नाम मात्र का होता है। वो कैसा प्रधान होता है दोस्तों? नाम मात्र का प्रधान होता है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है? मंत्रिपरिषद कार्य करती है। जो उसकी शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति है, वो जो उसके प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा मंत्रिपरिषद में निहित होती है दोस्तों। और राष्ट्रपति जो है वो अपनी कार्यकारी शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार करता है दोस्तों। ये आपने सुना भी होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। राष्ट्रपति जो कार्य करता है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, वो किसके द्वारा करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। आर्टिकल 75(3) को आप विशेषतः याद रखिएगा। इसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। ये जो बातें हैं वो भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला को व्यक्त करती हैं दोस्तों। तो भारत में कौन सी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है? जैसे इंग्लैंड में होती है वैसे ही यहाँ पर अपनाया गया है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अगली विशेषता की, तो वो है हमारी मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान जो है हमें मूल अधिकार भी प्रदान करता है दोस्तों। भाग 3, हालांकि इसका पूरा लेक्चर भी अपने देख चुके हैं। आपने पुराना अगर सिलेबस देखा हो तो उसमें हम कर भी चुके हैं दोस्तों। यहाँ इन शॉर्ट देख लेते हैं मूल अधिकार और जो भारतीय संविधान की विशेषता हैं उनमें क्या हमारा संबंध रह जाता है दोस्तों। अपने नागरिकों के लिए ये कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। ये जो मूल अधिकारों का कंसेप्ट है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ से आया, तो दोस्तों ये अमेरिकी संविधान से भारत में आता है। अमेरिका से हमने इसको लिया हुआ है दोस्तों। और ये राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का निर्बंधन एक रूप से करता है। राज्य मूल अधिकारों के प्रतिकूल अगर कोई विधि या कानून बनाता है तो न्यायपालिका जो है उससे असंवैधानिक घोषित कर सकती है दोस्तों। तो पहले 7 देखिए मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो अपना 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा 1978 का जो संशोधन था उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वो एक कानूनी अधिकार मात्र रह जाता है। और अब कितने मूल अधिकार हैं हमारे पास में? 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों। इसके बाद में हम अगली विशेषता के विषय में बात करें तो वो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में कहाँ पर है दोस्तों? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हैं राज्य के नीति निर्देशक के लिए जो तत्व हैं, जो पवित्र कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए हमने ये कहाँ से लिया है दोस्तों, तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। इसे हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर ये एक कल्याणकारी राज्य की भावना है दोस्तों, अगर इन कर्तव्यों का वो पालन करे तो राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार कर सकता है। ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राज्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया है दोस्तों। हालांकि यहाँ जो हमें याद रखना है, न्यायालय के द्वारा इसे लागू अपने नहीं करवा सकते हैं। न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। और ये मूल अधिकारों पर भी प्राथमिकता प्रदान करता है 42वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद में दोस्तों। तो यहाँ हमारे लिए जानना इतना ही था संविधान की विशेषताओं के रूप में। इसके बाद में अगली विशेषता की अपनी बात करते हैं तो वो है नागरिकों के मूल कर्तव्य।
हालांकि जो मौलिक कर्तव्य हैं अपने, उनका जो समावेश है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था, उसको शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। तो फिर संविधान में कैसे आए, तो इसको याद रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क और 51 क को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था दोस्तों। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वाला जो मूल कर्तव्य है उसको भी जोड़ दिया गया है दोस्तों। 2002 के द्वारा 11वां जो है वो इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं मूल कर्तव्य, तो दोस्तों आज के दिन के अंदर 11 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है दोस्तों। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये मूल कर्तव्यों का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो रूस से है जो मूल कर्तव्यों का कंसेप्ट हमने लिया हुआ है। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की एक अच्छी विशेषता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका के विषय में। ये भी काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान जो है इसके द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो कि अपने आप में इसकी एक महती विशेषता आती है। अब यहाँ हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारा जो ढांचा है वो कैसा है दोस्तों, संघात्मक है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा संघ होगा और एक राज्य भी होगा, और इन संघ और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए तो उसमें देखिएगा संविधान के निर्वचन का जो दायित्व है वो किसके ऊपर होता है, वो न्यायपालिका पर ही होता है। वही मूल अधिकारों का संरक्षण भी करता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए स्वतंत्र, और साथ ही साथ वो कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए दोस्तों। आदर्श स्थिति अब है या नहीं वो बात अपने नहीं कर रहे, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो क्या भारतीय संविधान में ऐसा किया गया है संघात्मक ढांचे की सुरक्षा के लिए? तो बिल्कुल किया गया है। यहाँ पर भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अब इसका पता कैसे चलता है, देखिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में वेतन भत्ता पद से हटाए जाने के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे सरकार उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है दोस्तों। तो इसीलिए भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है और इसकी अपने आप में एक विशिष्ट महत्ता है। अगले की बात करें, अगली विशेषता है हमारी नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों इस बात को समझ लीजिएगा कि जो संविधान है वो संशोधन के आधार पर 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो कैसा हो सकता है दोस्तों, नम्य हो सकता है, और दूसरा कौन सा प्रकार हो सकता है उसका, अनम्य प्रकार हो सकता है। 2 प्रकार का हो सकता है। अब देखिएगा, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो, जिसमें संशोधन कैसे हो दोस्तों, जटिल हो, वो तो क्या कहलाएगा, अनम्य कहलाएगा। और जिसमें संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सके वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो नम्य संविधान कहलाता है। तो संविधान कितने प्रकार का हो सकता है, सरलता और जटिलता के आधार पर। तो हमने क्या कहा, हमारे अंदर ये दोनों विशेषताएं हैं, नम्यता भी है और अनम्यता भी है। क्योंकि भारतीय जो संविधान है उसमें जो संशोधन अगर हमें करना है तो देखिएगा उसके अंदर हम साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं, विशेष बहुमत से भी कर सकते हैं, प्लस राज्यों की सहमति से भी कर सकते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि उसमें कुछ स्थानों पर तो देखिए संविधान संशोधन यानी संशोधन के रूप में ही नहीं आता, इतनी आसानी से हो जाता है। और संघात्मक ढांचे में जहां परिवर्तन करना हो तो वहां पर काफी कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों का मिश्रण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है, वहीं केसी वियर ने इसे क्या कहा है, अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच में एक मध्य संतुलन कहा है। और यही बात जो है वो ज्यादा सही ठहरती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें अगली विशेषता की, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा दोस्तों। केंद्राभिमुख संविधान है। हमारा जो संविधान है वो किधर है, केंद्र की ओर झुका हुआ है, शक्तियों का केंद्र की तरफ झुकाव ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ इसको समझिएगा। पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा।
इसलिए देखिए भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को धारण करता है। क्यों करता है दोस्तों? अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, बल्कि जी ऑस्टिन ने इसे भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद भी कहा है। यहाँ इसको आगे अपने थोड़ा और समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। केसी वेयर जो है वो भारतीय संविधान को कैसा मानते हैं दोस्तों? वो अर्ध संघीय मानते हैं। केसी वेयर जो है भारतीय संविधान को कैसा मानते हैं? अर्ध संघीय मानते हैं। और आइवर जेनिंग्स क्या मानते हैं? भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अब ऐसा क्यों है? दोनों चीजें क्यों हैं? यानी हमारे इसके अंदर संघात्मकता की भी और एकात्मकता की भी विशेषता है। हम इसे कह सकते हैं कि संघात्मक के स्थान पर एकात्मकता की ओर झुका हुआ। यहाँ देखिएगा भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? यहाँ से दोस्तों बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा संघात्मक लक्षण है शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये जो सारी विशेषताएं हैं वो संघात्मक लक्षण की है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि संघात्मक लक्षण के भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो याद करिएगा, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, अपरिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये बताती है कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है। वहीं पर देखिएगा एकात्मकता के लक्षण है, जिसमें एक हरी नागरिकता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आपातकालीन उपबंध है, नए राज्य के निर्माण की जो शक्ति है और अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। क्या राज्यसभा में सभी राज्यों से एक बराबर जनसंख्या है? क्या नहीं है दोस्तों? राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की भी शक्ति है। तो ये जो सारी शक्तियां हैं ये एकात्मकता की ओर हैं। और विशेष स्थिति में देखिएगा हमें संघात्मक के स्थान पर एकात्मक यानी केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे एक हरी नागरिकता, दो नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो नागरिक होता है वो भारत का ही होता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है दोस्तों? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एक केंद्र के एजेंट के रूप में वो काम करता है। जब आपातकालीन उपबंध लगते हैं तो भी केंद्र प्रभावी हो जाता है। नए राज्य के निर्माण की शक्ति भी केंद्र के पास में है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी जो आपके कलेक्टर, एसपी हैं, वो देखिए यहाँ पर राज्य में काम करते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पद भी कौन से हैं दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण पद भी कलेक्टर और एसपी का ही होता है। यानी कानून जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सारे के सारे केंद्र से आते हैं। राज्यसभा में भी समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये जो सारी हैं ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर झुकी हुई ही दिखाई देती हैं। यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? ये चीज़ें हैं। तो ये केंद्राभिमुख अपने इसको मान करके चलते हैं। हमारा भारतीय संविधान कैसा है? केंद्राभिमुख है, यानी केंद्र की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। इनके आधार पर कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं हम एकल नागरिकता के विषय में। ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अब देखिए भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघ संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। हालांकि हमारा ढांचा जो है वो संघात्मक है, हमारी जो संरचना है वो संघीय है, लेकिन फिर भी नागरिकता कौन सी अपनाई गई है दोस्तों? एकल नागरिकता अपनाई गई है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। वो किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो नागरिक होगा वो भारत का नागरिक होता है, न कि किसी राज्य का। यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है दोस्तों। जैसे हम बात करें अमेरिका की तो वहां पर जो है परिस्थिति थोड़ी सी परिवर्तित है। संघात्मक संविधान जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। यहाँ हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जहां पर भी संघात्मक शासन होगा वहां पर नागरिकता दो होती है, एक तो संघ की और एक राज्य की होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे नागरिकता कौन सी है दोस्तों? एकल ही है। इसके बाद में दोस्तों अगली अपनी बात करते हैं वयस्क मताधिकार की। वयस्क मताधिकार को भारत में अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि संसदीय प्रणाली के अंदर सरकार का गठन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। इसलिए भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए वयस्क निर्वाचन प्रणाली को ही अपनाया गया है। प्रारंभिक आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। निर्वाचन जो भी वोट डालना चाहता है। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में और
अनुच्छेद 326 में संशोधन कर इसकी न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के सारे लोग वोट डाल सकते हैं। हाँ, अपराध या अनिवास या किसी आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा वो वोट डाल ही पाएगा, लेकिन वो परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा विशिष्ट रह जाती हैं, अन्यथा वोट डालने का अधिकार सबके पास में होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सर्वोच्च संविधान, यानी संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? संविधान ही है। अभी आपने इसका एग्जाम्पल एक देखा भी होगा, जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए भी उसने उस कानून पर एक बार रोक लगा दी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार के सभी अंग जो है हमारे संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। संविधान सर्वोपरि क्यों है? केंद्र सरकार कैसे काम करती है? जो संविधान में लिखा गया है उसी के आधार पर। राज्य कैसे काम करता है? जैसे संविधान में लिखा गया है उसके आधार पर। अगर उन्हें कुछ अलग करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च कौन है दोस्तों? सर्वोच्च तो हमारा संविधान ही है। अब ये अलग अलग जगह थोड़ी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे ब्रिटेन में हम बात करें तो वहां पर संसद देखिए सर्वोच्च है। संसद ने जो कानून बना दिया सो बना दिया, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन भारत में संसद ने जो कानून बनाया उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी सर्वोच्च कौन हो गया? संविधान हो गया। और संविधान का संरक्षक होती है हमारी न्यायपालिका। अब अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च है दोस्तों। वह संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है और शक्ति के स्रोत के रूप में भारतीय संविधान जो है हमेशा से ही सर्वोच्च है। इसके बाद में दोस्तों अगली विशेषता की बात करें तो आपातकालीन उपबंध भी हमारे संविधान की विशेषता है। संकट काल में 3 प्रकार के जो हैं हमें आपातकाल उपबंध देखने को मिलते हैं। एक तो आता है 352, 356 और 360। यहाँ से बहुत बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम ये 3 लाइनें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर 352 के तहत लगता है। राज्यों में संवैधानिक संकट है तो 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। और संकट काल की दोस्तों जैसे ही घोषणा होता है तो हमारा संघात्मक जो शासन है वो कैसा हो जाता है? वो एकात्मक हो जाता है, यानी केंद्र को सारे अधिकार मिल जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपनी अंतिम जो हमारी विशेषता है संविधान की, ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाएगा और इसको पूरा भी किया जा सकता है दोस्तों। और कैसे? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहां पर भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कर दी गई है और उससे भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो जनता की प्रभुसत्ता के जो मूल सिद्धांत है उसी पर आधारित ज़्यादा है। और भारतीय जनता जो है वास्तविक एकता का प्रतीक है दोस्तों। भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक हमारा संविधान ही है। और संविधान का स्वरूप और विशेषताओं को अगर हम पढ़ें तो बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान एक आदर्श संविधान है दोस्तों, जिसमें दोनों ही चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, सिद्धांत भी मिलेंगे और व्यवहारिकता है दोस्तों, उसको भी अपनाया गया है, यानी दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, और भी हो सकती हैं लेकिन हमने सभी को एक साथ सम्मिलित करने की कोशिश की है। लिखा हुआ मैटर कम है लेकिन आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में समझने के लिए काफ़ी कुछ था दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। जो क्लासेस आज होती है PDF उसके अगले दिन आती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे प्यारा सा लाइक दे देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर कुछ और क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।